मंत्री जी आपने भी अच्छा ही कहा है। मुझे अच्छा इससे लगा कि मुझे लगता है कि ये बजट किसी पॉलिटिशियन ने तैयार किया है, ब्यूरोक्रेट ने तैयार नहीं किया है। ओके एंड दे आर पॉलिटिशियन आर मोर ग्राउंडेड। ओके। तो मतलब आपके हिसाब से जो सब कुछ हुआ बिल्कुल, है। जो आज एक फीडबैक बिजनेसमैन से मिल रहा था कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो रही है हर चीज पे, आई थिंक ये बजट थोड़ा पॉलिटिशियन के एंगल से बना हुआ है कि भाई सबका ध्यान रखना, आपको खासकर अपना कोर बैंक वोट बैंक है उनका भी ध्यान रखना है। और दूसरा जो 1 करोड़ प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंटर्न होने वाले हैं, मुझे लगता है विन विन सिचुएशन है। ओके क्योंकि कंपनियों को भी लोगों की जरूरत है। आप 15 मिनट के इंटरव्यू पे किसको डिसाइड करें कौन अच्छा कौन खराब आदमी है? 1 साल आपके अंदर काम करेगा, उनका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत बड़ा बनेगा मेरे हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए मेरे हिसाब से। पर्सनल फाइनेंस के तौर पर आप तो सारी एसेट क्लास को देखते हैं, डेट, इक्विटी और गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह। तो सारी एसेट क्लासेस को देखकर मंत्री जी क्या व्यू बन रहा है इस बजट को देखकर? इक्विटी और एक्चुअली हायर टैक्सेशन तो अच्छा है, लोग रिडेम्पशन कम करेंगे, शॉर्ट टर्म में कम पैसा निकालेंगे, लंबे समय तक दिखाएंगे। मतलब मारपीट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाए हाँ, जाएंगे। अपने आप लॉन्ग टर्म बन जाता है। और ज्यादा टैक्स होता तो आदमी चर्न कम करता है, जीरो टैक्स पे चर्न बहुत ज्यादा होता था। आपको गोल्ड और सिल्वर पे एक इंटरेस्टिंग चीज जी बताता हूँ जी मैं जी। कि एक तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफी पॉपुलर हो गया, तो जो लोग गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के मुकाबले कोई प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि वहाँ आपको भाव भी मिलता है और उसके बाद 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इंडिया 850 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, करीब 70% ज्वेलरी में जाता है उसका। ईयर 2000 में जो ज्वेलरी मार्केट था उसका खाली 5% ऑर्गेनाइज सेक्टर था, अभी 35 से 40% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो सरकार को वहां भी टैक्स आ रहा है। तो आई थिंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और जो ज्वेलरी बिजनेस में ऑर्गेनाइज होते जा रहा है, आई थिंक इन दोनों दोनों चीजों को देखते हुए तीसरा जो अगर ड्यूटी ज्यादा रहा कस्टम ड्यूटी, तो वो इनफॉर्मल चैनल से माल ज्यादा आना चालू हो गया। आप देखते होंगे रोज न्यूज़पेपर में आता है कि किसको पकड़ा गया गोल्ड लाते हुए। ये आर्बिट्राज उसको शायद सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब मार्केट में मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स भी हैं। बहुत और ज्यादा इसका अनिल जी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी खाली ऐसे नहीं कि वो एफएनओ में 2 4 5 हज़ार रुपए ये में ऑप्शन खेलने हम वाली है। पुराने लोग पुराने चश्मे से बाजार को देख रहे हैं, हाँ। वैसा कहानी नहीं है अभी बाजार के अंदर। हम्म, अभी रिटेल पार्टिसिपेशन इतना पावरफुल है। मैं 30 साल से एसआईपी कर रहा हूँ, आज सिक्योरिटी गार्ड एसआईपी कर रहा है, आपका सर्वेंट एसआईपी कर रहा है, और लोग बोलते हैं 10 साल तक करने का सर। मेरे को मालूम है गिरेगा तो पैसा डाल दूंगा। और मैं ये बड़ा बदलाव है। एक्चुअली लोग फोन करके बोल रहे हैं जब गिरे आप जरूर बताना, हम उस दिन पैसा डालेंगे, और लोग डालते हैं। आपने 4 जून के डेटा देखे क्या हुए? एब्सोल्युटली। म्यूचुअल फंड बेच रहे थे, पीएमएस बेच रहे थे, कॉर्पोरेट बेच रहे थे, कौन खरीद रहा था? रिटेल। रिटेल खरीद रहा था। कभी कभी कम नॉलेज होना भी समझदारी का काम हो जाता है। नहीं, ज्यादा नॉलेज होना तकलीफ देता है। हाँ हाँ, वही वही डेढ़ शाना। दैट्स व्हाट इट इज। रियल एस्टेट पे टैक्सेशन बढ़ गया, कम नहीं हुआ अगर रियल एस्टेट का अप्रिसिएशन 15% के नीचे है सालाना। एनुलाइज, हाँ। तो आपको नए रिजिम में अप्रोक्सीमेटली ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और स्पेशली जिन्होंने बहुत पहले लिया होंगे उनके लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि वहां रिटर्न ही सपोज 8% 10% आ रहा है, 9% आ रहा है, 6% आ रहा है, तो पहले इंडेक्सेशन और डबल टैक्सेशन की वजह 20% की वजह से आपको इफेक्टिव टैक्सेस बहुत कम रहती थी, और 54E वाला भी एक रहता था। अब वो मुझे लगता है वो सारा का सारा कहानी खत्म हो गया। सिंपल एग्जांपल विजय जी, अगर जिन्होंने लोअर अभी सीधा है कि प्रॉफिट बनाओ, टैक्स भरो, सिंपल। हाँ, जैसे आज आपने 30,000 स्क्वायर फीट पे खरीदा होगा 10 साल पहले, हाँ। वो आज 45,000 है। हाँ इंडेक्सेशन की वजह से वो आपको शायद टैक्स ही नहीं देना पड़ा है, करेक्ट। लेकिन अभी आपको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे अफेक्ट होगा, क्योंकि आप लोअर परेल देखिए 20 साल पहले बहुत लोगों ने यहाँ फ्लैट्स लिए थे एट हाँ, तब तो मिले ही था, बहुत सस्ते मिलते थे। 70 lakhs। करेक्ट। आज उसका वैल्यू 5 से 6 करोड़ हो। तो 20 इयर्स में अगर आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखें तो आज आपको बहुत कम कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा। विद दिस करंट रेजिम आप कुछ नहीं कर पाओगे। 4.5 करोड़ पे आपको पूरा 12.5% मतलब 60 to 70 lakhs आपका टैक्स आएगा। मेन बात यह है कि इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे। आप कोई प्लानिंग नहीं कर पाओगे अब इसका। और उसमें देखिए आप एक चीज और, स्टैम्प ड्यूटी अलग लगता है, वो 6 से 8 डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। ठीक है, वो फिर भी बायर ले सकता है। नहीं वो लेकिन दैट गोज आउट। आप एक वन टाइम तो आप कॉस्ट में लेते हो ना उसको। तो आप ऐसा समझो कि गोल्ड का एवरेज रिटर्न 9% रहा है। ओके, तो पहले अगर इंडेक्स सीआई हम 5% लें, सीआई 5% रहा, अप्रोक्सीमेटली 6% भी रहा कोई साल में, तो 4% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। तो 9% गेन पे आपको 0.8% टैक्स देना है। अभी 9% पे आपको 12.5 देना है स्ट्रेट अवे। तो यानी कि वो सारी एसेट क्लास को एक साथ करने में हाँ, वो ये गया कि अब आपके खाली इसमें एक ही एडवांटेज है कि गोल्ड को लोग बहुत कम बेचते हैं।
नहीं वो तो हाँ वो अलग बात है। अच्छा, गोल्ड और प्रॉपर्टी बहुत कम बेचते हैं, ये बात फैक्ट ये है। बात सही लेकिन है। ये भी तो फैक्ट है मंत्री जी कि वो तभी बेचते हैं जब मुसीबत होती है। हाँ मुसीबत, अपग्रेड, ज्यादातर जो तो भी, हाँ मुसीबत के कोई वक्त भी ही कारण हो बेचते हैं, सकता, ज्यादातर तो कोई भी मुसीबत, कारण हो तो सकता। उसी वक्त ज्यादा टैक्स भी देना है। हाँ जब कैश की जरूरत है आप संभाल नहीं पा रहे हो भाई, हाँ, वो आइदर थिंग। हाँ व्यू लेके नहीं करते हो आप। करेक्ट। विजय जी, कहा जा रहा है रियल एस्टेट के बारे में कि शायद अब जो नई प्रॉपर्टी है, जो जो 5 साल से कम समय के लिए लोगों ने होल्ड किए, उस पे शायद असर कम पड़ेगा, उन्हीं पर असर पड़ेगा, पुरानी पे नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ। नहीं वो गेन पे डिपेंड करता है। अगर आपका गेन इज मोर देन 12%, CAGR मोर देन 12% आता है, तो आपको नए टैक्सेशन में फायदा होगा। अगर उसके नीचे आता है तो आपको नए टैक्सेशन में नुकसान होगा। ओके। जैसे आपको सिंपल इलस्ट्रेशन दूं, सपोज आपका 10% CAGR आ रहा है, तो पुराने सिस्टम में 5% तो इन्फ्लेशन इंडेक्स हो जाता था, तो बाकी 5% पे आपको 20% देना, तो आपने 10% पे 1% टैक्स दिया। अभी नए सिस्टम में सपोज 10% आपका गेन है, तो उस पर ₹1 ₹1.25 टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ CAGR यू गेट। तो हो सकता है लोग अपनी टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा रियल एस्टेट में कैश कंपोनेंट। आई थिंक अनिल भाई पूछ रहे हैं कि शायद प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्ट जैसे मैं पढ़ रहा हूँ प्रोस्पेक्टिव तो नहीं है। 23 जुलाई से। हाँ, नहीं बट रेट्रो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, नहीं ग्रैंडफादरिंग नहीं है। हाँ मतलब प्रोस्पेक्टिव नहीं है ये, जो आपके कैपिटल गेन्स के ऊपर है, परचेज कब किया है उसके ऊपर नहीं है। हाँ असेट परचेज पे कोई लेने देना नहीं है। अगर मैंने 10 साल पहले परचेज किया तो भी लागू होगा। एज इट स्टैंड्स नाउ, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तब से लागू तब होगा। से लागू होगा। और अभी तक कर लिया तो भूल जाओ, अब करोगे तो अब लगेगा। करोगे तो ये इस रिजिम के अंदर आ आ गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ ठीक गया। है, और आपने जो एक बात की बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे म्यूचुअल फंड का तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 61 लाख करोड़ AUM है, उसमें 45 लाख करोड़ इक्विटी हो गया। हम उसकी बात करते हैं। 12 लाख करोड़ NPS के अंदर है। हाँ, वो कहाँ जाएगा? EPFO महीने का 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए डालता है। 5,500 करोड़ तो इससे peanuts EPFO nowadays। डालता, अरे भाई EPFO इंडेक्स में जाता है पैसा। हाँ, लेकिन हाँ वो तो लंबा लंबा वो निकालते ही लंबा नहीं ना। निकालते ही नहीं। NPS का पैसा 200 स्टॉक्स में जाता है। एक मिनट मैं कैलकुलेट, 5,500 करोड़ EPF। हाँ 4.5-5,000 करोड़ EPS है। हाँ, 12 लाख करोड़ आपका NPS का कितना बता रहे? NPS का कम से कम 3-4 हजार करोड़ रुपए NPS का आता है महीने का, 4,000 करोड़ कम से कम। हाँ, और म्यूचुअल फंड का नेट SIP इनफ्लो नेट 8,000 करोड़ है। 8,000 करोड़ नेट इनफ्लो है। ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस निकाल लो आप, और PMS लगा लो आप, 20,000 करोड़ तो मान ही लूं मिनिमम है। मिनिमम। 20,000 करोड़ रुपया बाजार में आ 3 रहा है, लाख करोड़ तो कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया। और अभी लोग बोलते हैं कि छप्पर फाड़ के इक्विटी में पैसा आ रहा है, ये बहुत भ्रांति है। अच्छा। म्यूचुअल फंड में 3 लाख करोड़ आया पिछले 2-3 सालों में, तो हल्ला मच गया। हाँ। गोल्ड इंपोर्ट 7 लाख करोड़ का होता है। पिछले 3 महीने में मुंबई रीजन में अकेले में रियल एस्टेट की बाइंग 48,000 करोड़ की हुई तो है। दिखती नहीं है ना भाई साहब, अकाउंट नहीं खुलता ना गोल्ड खरीदने का। CDSL में खुलाओ, पता चल जाएगा। है ना, रजिस्टर नहीं होता ना कितने लोगों ने जाके ज्वेलरी में ज्वेलर्स के यहाँ से गोल्ड खरीदा। करेक्ट, ये तो नजर में आ जाते हैं। नहीं गोल्ड सरकार इंपोर्ट करती है, वो तो नजर में आता है ना भाई। 7 लाख करोड़ रुपया लग रहा है, वहां पैसा जा रहा है। हम आ भी बढ़ते तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चे नहीं होते। चर्चे नहीं होते। और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं आ रहा तो म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम, हाँ, बैंक में पैसा नहीं आ रहा तो भी म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम, मर्सिडीज नहीं बिक रही है वही म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम। ये बात तो सही है। एंड अबव ऑल म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री प्रोबेबली और अभी तो अमंग ऑल कैपिटल मार्केट। और अभी एक इंटरेस्टिंग चीज और हो गया, अभी म्यूचुअल फंड इज बिकम मोर अट्रैक्टिव इवन मतलब कैपिटल मार्केट। जैसे आप देखो PMS म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने लेवल पे बाय सेल करता है तो कोई टैक्स नहीं होता है। PMS में वो इक्विटी शेयर क्लाइंट के नाम पे रहते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पहले 10% की जगह 12.5% टैक्स लग गया। हाँ, 12.5 20 और लगेगा। शॉर्ट टर्म में 15 का 20 हो गया। ऑन एन एवरेज सिमिलर रिटर्न में म्यूचुअल फंड गाय को PMS वाले को 1 से 1.5% आउट परफॉर्म करना पड़ता था। हमने बजट के पहले काफी दिनों से स्मॉल मिड कैप पे नेगेटिव थे, फोकस ऑन लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, भारत कंजम्पशन, FMCG और BFSI, इस 4 सेगमेंट में हमारा बड़ा फोकस था इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो वहाँ लगता है बजट का फोकस भी वहाँ पे है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि इक्विटी का इनकम लोअर टैक्स हो रहा है, वो हमने टैक्स जरा सा बढ़ाया है, बाकी इनकम 30% पे टैक्स होती है, ये माइंडसेट ही गलत है। क्योंकि आप जब डेट का इंटरेस्ट देते हो तो इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस क्लेम करते हो। इक्विटी में जो आप गेन देते हो पोस्ट टैक्स इनकम पे गेन होता है,
कि डबल ट्रिपल टैक्सेशन का है, तो मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये मैटर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ओके